मिशन 30 का मतलब क्या, यही मतलब है हम नंबर 1 बने देश के अंदर के। राजस्थान के अंदर जो मैं बातें बोल रहा हूँ, चाहे सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की हो, हमने तय किया कि 2030 मिशन लेके चलें। नंबर 1 रहे राजस्थान देश के अंदर, बन सकता है अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाएं तो जीडीपी बढ़ते टाइम नहीं लगता है। हर सेक्टर में किसान है, मजदूर है, सर्विस क्लास है, सब सोच लेगा हमें हमारी प्रदेश की मिशन 2030 को कामयाब करना है। आश्चर्य की बात नहीं है। मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान सरकार की राहत कैंप। महंगाई से राहत कैसे मिल सकती है? 10 योजनाओं के जरिए हर आम आदमी को राहत देगी सरकार। 24 तारीख से इसका विधिवत रूप से आगाज होगा और 700 कैंप एक बार, फिर 2700 कैंप लगाए जाएंगे। प्रशासन, गांवों के संग, शहरों के संग अभियान, उसमें भी आप इस राहत कैंप का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने निशाना साधा है कि राहत किसको देंगे? राहत जब आफत बन रही है पहले से ही, तो राहत किसे? तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। प्रतीक सिंह हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, भाजपा से पंकज मीना जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दशरथ सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रतीक जी, आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से राहत दी जाएगी? राहत अभी लास्ट के वक्त जब चुनाव सर पे है? नहीं, राहत तो लगातार दी जा रही है। और देखिए, जब पिछले 7 सितंबर को पिछले साल एक जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी लेकर चले, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा चली। और आप देखेंगे कि लगातार 4 सालों के अंदर, चाहे से आप चिरंजीवी बीमा योजना की बात करेंगे, दुर्घटना बीमा जो उसके अंदर चिरंजीवी के डाला, या फिर फ्री मेडिसिन की बात करेंगे, जो कोरोना के समय में अपने फूड पैकेट्स की करेंगे, तो लगातार राहत दी है। और उस राहत की कड़ी के अंदर आज मुख्यमंत्री जी ने 2030 तक का विजन जो है वो जनता के सामने रखा है कि किस तरीके से राजस्थान को पूरे देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश बनाना है। और आर्थिक स्थिति की अगर बात करेंगे तो आप देखिए कि पिछले साल जो जीडीपी का आकलन था वो देश का तो रहा 7.5-8% के आसपास और राजस्थान का रहा 11% के आसपास, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 2 था। तो हमने राजस्थान को आर्थिक स्थिति में 16वें-17वें नंबर से उठा करके दूसरे नंबर तक लेकर के आए। अब हमारा उद्देश्य है कि किस तरीके से कि जो यूपीए के शासन काल में जब सिलेंडर 400 रुपए का था, जब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके घुमा करती थी और महंगाई की दुहाई देती थी, आजकल वो स्मृति जी दिखती नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हमने उसका बीड़ा उठाया राजस्थान सरकार ने, और हमने जो 76 लाख जो परिवार थे जिनको इन्होंने उज्ज्वला योजना के नाम पे कनेक्शन तो दिए, लेकिन सिलेंडर कैसे खरीदे? क्योंकि 1200 रुपए का, 1150 रुपए का सिलेंडर है। तो हमने ये निश्चय किया कि उन परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। आप सामाजिक पेंशन की बात कर लीजिए, आप फ्री बिजली यूनिट्स की बात कर लीजिए, आप किसानों को 2000 यूनिट की बात कर लीजिए, आप चाहे से 25
जो 25 लाख का जो चिरंजीवी बीमा योजना है उसकी बात कर लीजिए, तो राहत, महंगाई से राहत, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सारी चीजें मिलकर के और आम जन को जो है वो महंगाई से राहत देता है। किस तरीके से महंगाई बहुत तेजी से हिंदुस्तान में बढ़ रही है और केंद्र की जो सरकार है उस पर लगाम लगाने में बिल्कुल नाकाम रही है, लेकिन हमने इस बात को माना है और महंगाई से राहत देने के लिए इन कैंपों का आयोजन किया है। कैंपों के आयोजन का आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैंपों का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है और देखा गया है कि जो योजनाएं होती है उसका जनता को पता नहीं लगता, तो आमजन जाएगा वहां पे अपना आधार कार्ड या अपना जो दूसरा नंबर है वो लेकर के जाएगा, तो उसको पता लग जाएगा कि आप इसी स्कीम के लिए एलिजिबल है और उसको लाभ मिलेगा। पंकज जी, आपने सुना, आप आक्रोश बता रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि राहत दे रहे हैं। यह सवाल भी आया था कि बीजेपी कई मुद्दे ऐसे लेकर के चल रहे हैं जिसमें घेरने की कोशिश की जा रही है। उनका साफ कहना था कि हम केवल राहत कैंप पे बात करेंगे, राहत दे रहे हैं। तो आक्रोश के बीच एक राहत कैंप 24 तारीख से। देखिए, अभी पिछले 4.5 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी केवल घोषणाजीवी मुख्यमंत्री बन के साबित हुए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, घोषणाएं बहुत करते हैं। आपने प्रशासन शहरों के संघ का घोषणा की और आपने कहा कि 2 महीने में हम इतने पट्टे जारी कर देंगे, जबकि आपका वो प्रशासन शहरों के संग चलते हुए 1.5 साल 2 साल के लगभग हो गया और अभी भी जो आपने घोषणा की थी 10 लाख पट्टों की, उस तक आप नहीं पहुंच पाए हैं। 2 महीने में जो होना था 2 साल में नहीं हो पाया। तो इसी प्रकार ये घोषणाएं करते रहेंगे और घोषणा कर करके जनता को केवल और केवल भ्रमित करते रहेंगे। वास्तविकता में राहत की जरूरत राजस्थान में बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको पूरे 5 साल राहत कैंप चलाने चाहिए थे। आज राजस्थान का युवा ये चाहता है कि पेपर लीक से उनको राहत मिले। 26 लाख युवाओं ने जिस परीक्षा को दिया, रीट की परीक्षा को, उससे इनको राहत नहीं मिल पाई। अब एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, 19 पेपर लीक हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद एक अद्भुत रिकॉर्ड होगा, दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड होगा पूरे विश्व का कि 19 पेपर लीक हो जाते हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी कोई कार्यवाही, ना तो कोई बयान देते हैं, ना कोई कार्यवाही कर पाते। केवल और केवल 1-2 छठभैया लोगों को गिरफ्तार करके वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। अगर राहत देनी है पंकज जी, विजन 2030 पेश किया है मुख्यमंत्री ने कि मैं केवल ये 6 महीने के लिए 2023 के चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूं, ये राजस्थान नंबर 1 बन सके उसके लिए मैं स्कीम्स लॉन्च कर रहा हूं, जनता को राहत दे रहा हूं, जनता के बीच हम लोग जाएंगे, प्रशासन जाएगा, ताकि 2030 का जो विजन लेकर के चल रहे हैं वो जनता के बीच रहे। देखिए, मैं उनके विजन के ऊपर ही आ रहा था। मैं बिल्कुल राजस्थान का जहां युवा आज राहत की उम्मीद कर रहा है, वहीं राजस्थान की महिलाएं, बालिकाएं राहत की उम्मीद कर रही कि कब हम पे ये अत्याचार बंद होगा। इस सरकार के अंदर 4.5 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ अपराध हुए हैं, महिला अत्याचार के, महिला उत्पीड़न के, महिला दुष्कर्म के। महिलाओं को राहत की जरूरत है। और जहां तक विजन की बात है, 2030 के विजन की बात है, आप एक चीज देखिए कि केंद्र सरकार ने बाजरा खरीद के लिए एमएसपी घोषित किया और एमएसपी का पैसा भी केंद्र सरकार देती है, परंतु पिछले 3 साल से आप कोई बाजरा नहीं खरीद पाए, आप किसानों को राहत नहीं दे पाए। आप विजन जबान से एक लफवाजी करके केवल और केवल भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मुझे बताइए, इनकी कौन सी घोषणा है जो पूरी हुई है? इनकी कौन सी योजना है जिन्होंने 4.5 साल में खुद ने घोषित की और खुद ने चलाई भी उसकी? ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री एक के बाद एक झूठ बोले जाता है, एक के बाद एक झूठ बोले जाता है, और कोई जनता के लाभकारी योजना है ना तो कोई आप बना पाते हैं और ना उसको लागू कर पाते। केवल जनता को भ्रम। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे राहत कैंप, क्योंकि राहत कैंप सरकार किसी की भी हो, पैसा जनता का लगता है, स्कीम्स कोई भी गवर्नमेंट बनाती है जनता के लिए बनाती है, उन राहत कैंप्स में आप लोग जाएंगे नहीं जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है और राजस्थान के 8 करोड़ जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला कार्यकर्ता है। जो कैंप लगेंगे वहां जो काम जनता के कराने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या वह काम होंगे, क्या जिस प्रकार से आपने 2 साल में 10 लाख पट्टे नहीं बांट पाए, क्या वैसा सीन फिर से वहां प्रशासन शहर के प्रशासन गाँव के? एक बार आ रहा हूं प्रतीक जी, ये चिंता है, बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग जरूर जाएंगे क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो पहले, ये पंकज जी के अल्फाज हैं कि पहले राहत नहीं मिल पाई पट्टों की, ऐसा नहीं हो इन स्कीम्स के जरिए भी। राहत कैंप में बीजेपी कार्यकर्ता जरूर जाएंगे, लोगों को भी लेके जाएंगे, लेकिन उन्हें राहत मिलनी चाहिए,
देखिए, जो हमारा विजन था वो मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने रखा कि किस तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ा करके और नंबर 1 लेके जाना है। राहत की बात थी तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 17 से 18वें नंबर पे राजस्थान था आर्थिक विकास दर में, और हम उसको राहत देते हुए नंबर 2 पर लेकर किया है। किस तरीके से राजस्थान के अंदर कोई बीमा योजना ही नहीं थी, हमने पहले 5 लाख का लेके आए, फिर 10 लाख का लेके आए, और अब उसको हमने 25 लाख का किया है, जिसमें लगभग 3200 करोड़ का रुपए का डिस्बर्समेंट हुआ है। 29 से 30 लाख लोगों का फ्री इलाज हुआ है। उस 30 लाख लोगों से जाकर के पूछिए कि उनको किस तरीके से राहत मिली है। तो उम्मीद दवाइयों की बात करिए, कार्यकर्ताओं की जो चिंता है वो दूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं होगी। वापस और आऊंगा आगे आपके आना पास। सर चाहिए। वापस आ रहा हूं आपके पास में। दशरथ सिंह हमारे साथ में। दशरथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ सवाल पूछने की कोशिश की गई, बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे से लेके तमाम सवाल सचिन पायलट हो, लेकिन सीएम ने एक ही बात कही कि राहत कैंप। हर सवाल का जवाब एक ही आ रहा था, राहत कैंप। तो क्या लगता है आपको कि इस बार, देखिए पट्टों की बात बीजेपी की नहीं है, ये बात सही है कि जो लक्ष्य लेकर के चल रहे थे मुख्यमंत्री, कितने पट्टे मिलने चाहिए, उस समय सीमा में वो पट्टे नहीं मिल पाए। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है कि बीजेपी आरोप लगाए तो वह सत्य हो सकता है, पब्लिक डोमेन में है कितने पट्टे नहीं मिल पाए। लेकिन वास्तव में एक बड़ी बात है कि जैसे अभी कहे कि पार्टी के लोग हमारे जाएंगे, बीजेपी के लोग और कार्यकर्ता वहां पे, और वहां कैंप्स की स्थिति भी देखेंगे और लोगों को लेकर के भी जाएंगे। तो लगता है कि गवर्नमेंट को कैंप्स के साथ में मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए कि वास्तव में जनता को वहां राहत मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अगर देखिए ये वो टाइम रहेगा कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, अगर राहत नहीं मिल पाई तो आपके लिए परेशानी भी पैदा हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे अशोक गहलोत सरकार की जो स्कीम्स है, फ्लैगशिप योजना, निस्संदेह वो धरातल पर उतरती हैं तो निश्चित तौर पे जनता को लाभ होगा। योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन वो स्कीम धरातल पर उतरी, इसके पीछे जो एक सरकारी मशीनरी जो लगती है, काम करती है, उसका बड़ा एक योगदान होता है। प्रॉपर ढंग से अगर मॉनिटरिंग उसकी होती है तो निश्चित तौर पे उसका सीधा लाभ जनता तक होता है। कई बार अक्सर से देखा जाता है कि पट्टों का या किसी भी चीज का टारगेट ज्यादा दिया जाता है, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं होता। उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी या काम करने का जो ख्वाब है लोगों का, कम काम करते हैं, या जो टारगेट ज्यादा सेट कर दिया जाता है, कर्मचारियों का अभाव होता है, ज्यादा आपने कैंप लगा दिए लेकिन वहां पर कर्मचारी नहीं है। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार जब चुनाव में जाएंगे, उसका मतलब उनका साफ है। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनसे सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है चुनाव में कि उनके जो मुद्दे होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो विकास के एजेंडे में चुनाव लड़ेंगे, वो राहत के एजेंडे में चुनाव लड़ेंगे, भले ही लोग इधर उधर की बातें करें। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री अपनी 10 योजनाएं, उन्होंने 10 योजनाओं के नाम गिनाए, 10 योजनाओं के जरिए वो जनता के बीच जाना चाहते हैं, ताकि 2023 में जब दिसंबर में इलेक्शन होगा तब जनता को जीत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राहत कैंप, एक साथ 2700 कैंप अगर शुरू करेंगे राजस्थान में, तो इसके लिए आपको बड़ा एक मशीनरी चाहिए सरकारी, जो धरातल पर काम करे, लोगों को घर से निकाल कर लाए। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही थी, बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं ने सवाल किया गया कि अगर 50 यूनिट किसी को मिल रही है, आप 100 यूनिट कर रहे हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की क्या आवश्यकता है। उस पर उनका तर्क ये था, ऑफ बैक कैमरा उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी अगर देश को टीका लगाते हैं कोरोना के वक्त, तब वो रजिस्ट्रेशन जरूर कराते हैं। उस वक्त भी यही होता कि साहब आपको टीका लगाना है तो आप सेंटर पे जाइए, टीका लगा के घर आ जाइए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराया। इट मींस सरकार इस बार ये चाहती है कि हमारी तमाम जो फ्लैगशिप योजनाएं, उनका लाभ कोई व्यक्ति लेता है तो उसका डेटा हमारे पास हो, ताकि हमें पता, और जो व्यक्ति जाएगा उस राहत कैंप तक वो एक रजिस्टर्ड होगा कि हाँ मेरे राहत मुझे इस स्कीम के तहत लेनी है और मैं जा रहा हूं। तो एक बिल्कुल कोई भी गवर्नमेंट उसका एक एजेंडा भी होता है कि उस राहत कैंप तक लोग चल करके आए, उसका एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। पंकज जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, गवर्नमेंट आपकी भी रही है, हम पार्टी लाइन से अलग हट करके बात करें, क्योंकि देखिए पैसा गवर्नमेंट किसी की भी हो, हम सबका लगता है, और मैं टैक्स पेयर की बात नहीं करता हूं। एक गरीब जो मजदूर होता है वो भी टैक्स पेयर होता है। हम लोग केवल इनकम टैक्स जो देते हैं सिर्फ उन्हीं को एक उस श्रेणी में रखते हैं। वो माचिस की डिब्बी भी लेके आता है, दूध भी खरीद के लेके आता है, तो टैक्स पेयर है सर, वो भी, उसका भी पैसा हमारे यहाँ पे जो विकास है उसमें कंट्रीब्यूशन है उसका। होना क्या चाहिए कि वास्तव में कोई भी स्कीम्स हो या गवर्नमेंट का कोई भी हो कैंप हो, उसे सफल बन सके, क्योंकि पब्लिक के हित में होता है। क्या क्या जाना चाहिए, मैं वो जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंत्योदय, मतलब अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसके उदय के लिए जब योजना बनती है तब सरकार को मानना चाहिए कि वो सरकार उसके लिए आम जनता के लिए ठीक से काम किया है उन्होंने। परंतु योजना बनाने के साथ में उसका एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एग्जीक्यूशन प्लस मॉनिटरिंग।
अब मैं आपको एक बहुत सामान्य सी बात बताता हूँ। मैं बार बार प्रतीक जी भी मेरे को कई बार टीवी चैनल पर साथ में होते हैं। इस 4.5 साल की सरकार के अंदर अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए एक योजना नई नहीं बनी। आपने इंदिरा रसोई नाम कर दिया, वो हमारी अन्नपूर्णा रसोई का नाम था। आपने जो चिरंजीवी जिसके लिए आप बार बार पीठ थपथपाते हैं, वो हमारी भामाशाह योजना थी। तो जो गरीब को लाभ मिलना चाहिए, ऐसा एक योजना आप लेके नहीं आए। यही सबसे बड़ी इसके सरकार का फेल्योर है कि आपके विजन के अंदर कहीं गरीब तो है ही नहीं। आपने पिछले 4.5 साल केवल और केवल कुर्सी मेरी है, कुर्सी मेरी है और बाड़ाबंदी 72 दिन बाड़े में रह लिए, इसमें आपने पूरा साल निकाल दिया। अशोक गहलोत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, परंतु ये 4.5 साल लेकिन इस आप कैंप में तो सफल हो गए वो। ये 4.5 साल फेल्योर है उनके, एज ए प्रशासन उनका ये फेल्योर है। ये पिछले 4.5 साल वो केवल और केवल सचिन पायलट के सामने मुकाबला करने में सफल हुए होंगे, इसके अलावा हर मुकाम पे वो फेल हुए हैं। यहां तक कि उनके सामने की बात है कि जब वो बिरला सभागार के अंदर बैठ के टीचर से पूछते हैं कि क्या आपके ट्रांसफर में पैसा लिया जाता है, और वहां बैठे 1300 सारे शिक्षक हाथ ऊंचा करके कहते हैं कि हमसे पैसा लिया जाता है। बताइए मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि वहां सब समान रूप से ये कह रहे हैं कि साहब हमसे भ्रष्टाचार होता है, हमसे पैसा लिया जाता है, और मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा के रह जाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फेल्योर है इन 4.5 साल का, और ये वास्तविकता में कांग्रेस को कहीं नजर नहीं आ रहा। चलिए, लेकिन मैंने जो आपसे पूछा कि कोई भी कैंप हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, वो जनहित में सफल हो सके, उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए, ताकि हो सकता है आपकी वॉइस जो प्रतीक सिंह जी के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचे। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं सर कि ध्यान में नहीं होती, लेकिन किसी को सुझाव होते हैं तो बेहतर हो सकते हैं। इनका मनसा तो यह है नहीं कि कैंप लगा करके किसी को फायदा नहीं देना, वहां कोई वोटिंग एजेंट तो बनाने नहीं जाएंगे। तो मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे कि हाँ, किन चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि कैंप भी सफल हो। अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए योजना, उसका एग्जीक्यूशन प्लस मॉनिटरिंग, यही हर कैंप की सफलता का राज है, और यही राजस्थान की 8 करोड़ जनता के उदय का रास्ता है, जिसके अंदर ये सरकार अब तक फेल हुई है। भगवान करे अगले 6 महीने ठीक से काम कर ले। सुना प्रतीक सिंह जी दुआ भी कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, अच्छी बात है, दुआ तो हमको राजस्थान की जो 8 करोड़ जनसंख्या है उसकी लगातार मिलती आई है, और इसी का नतीजा रहा कि लगातार जितने उपचुनाव हुए वो कांग्रेस पार्टी ने जीते। अब आप बात कर रहे थे स्कीम्स की कि पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को स्कीम, तो आज जब मुख्यमंत्री जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बताया किस तरीके से 1998 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने इलाज के लिए, बीपीएल के इलाज के लिए एक स्कीम लेकर के आए थे, और उन्होंने वहां से इसकी नींव डाली थी। उसके बाद में जब दूसरा टर्नियर आया तो उन्होंने फ्री दवा चालू करी, दवाई की स्कीम, फ्री जांच की स्कीम चालू करी, और उसके बाद जब भामाशाह उसी को इन्होंने जो बीपीएल की हमने 98 में चालू की थी वही चलती आ रही थी, उसका नाम चेंज करके इन्होंने भामाशाह किया, और उसके बाद में वो बीपीएल के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा बीपीएल के लिए था जो 98 से चला आ रहा था। हमने हर एक व्यक्ति को, हर एक राजस्थानी को 5 लाख रुपए का बीमा दिया 2020 के अंदर, फिर बढ़ा के 10 लाख रुपए का दिया, और अब 25 लाख रुपए का कर दिया है उसको, और उससे 29-30 लाख लोग आप देखिए लाभान्वित हुए। तो राजस्थान की जनता है, और इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने तो यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, राजस्थान का कोई व्यक्ति बाहर है, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, तो अगर वो वहां भी इलाज कराता है तो भी उसको पैसा राजस्थान सरकार देगी। तो आप देखिए ना, और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से गांव का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपनी जमीन बेच करके इलाज कराता है, और आप उनसे जाकर के पूछिए वो किस तरीके से दुआएं दे रहे हैं, किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, और किस तरीके से कांग्रेस के गुणगान कर रहे हैं। और यही एक नतीजा रहा है कि लगातार जनता हमारे से जुड़ी है, और लगातार 4.5 सालों में जितने भी उपचुनाव हुए उसके अधिकतर चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। फिर आप अभी चुनाव होंगे दिसंबर के अंदर, फिर देखिएगा 156 से ज्यादा सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। चलिए, लेकिन मुझे जो लगता है कि जब ब्रीफिंग के दौरान बात कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उनकी कोई पीड़ा भी थी कि 1998 में जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, मैं एक योजना बड़े दिल से बनवा करके बीपीएल परिवारों के लिए, गरीबों के लिए लेके आया, लेकिन उसका पता ही नहीं था लोगों को। और जब मैं चुनावी सभाओं में पूछता था तो हजारों की भीड़ में 5, 10, 20, 50 लोग हाथ उठाते, तो बड़ी पीड़ा होती थी। तो चले, एक उससे मुझे लगता है कि एक सबक की बात कही जा सकती है मुख्यमंत्री के लिए, और शायद ये वजह हो सकती है कि वो लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराना चाह रहे हैं, और ताकि एक ये हो सके कि मेरा अधिकार मुझे कैसे मिल सकता है। पंकज जी, यहां मुख्यमंत्री ने जो कहा कि
मेरी बड़ी पीड़ा थी उस समय कि मैं जब चुनावी रैलियों में जाता था और उस समय लोगों से पूछता था तो स्कीम्स का पता नहीं था। ऐसी जगह पे कहीं लगता है कि आप केवल घोषणा का अनाउंसमेंट कर दें, पब्लिक के बीच आपने चलिए वो दे भी दी, लेकिन लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा उसको अपने अधिकार का कि हाँ मेरे लिए अधिकार बना है, लेकिन अगर मुझे राहत लेनी है तो 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अब लगता है कि ये मोड पे जा रही हो सरकार और यही सोच करके और जनता के बीच जाना चाह रहे हो। देखिए क्या होता है, आप कोई भी योजना या कोई भी जनहित का काम करना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपकी नीयत कैसी है। आपकी नीयत अगर ठीक होती है तो निश्चित रूप से आप उसके हर पक्ष के, उसके सफलता के लिए उसके हर पक्ष के ऊपर आप ध्यान देते हैं। मैं यही चीज बार बार कह रहा हूं। अभी जैसे हमारे साथी प्रतीक जी ने 2 बार ये एग्जाम्पल दिया कि साहब हमने चिरंजीवी को 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 25 लाख कर दिया। एक छोटा सा आंकड़ा आप सब लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पिछले 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 लाख से ऊपर क्लेम लेने वाले पूरे राजस्थान में केवल 92 लोग थे। कितने? केवल 92 लोग। तो आपने 5 लाख से 10 लाख किया है तो उसमें बेनिफिशियरी कितने? केवल 92 लोग। अब दूसरी बात सुनिए, 10 लाख से 25 लाख का जो आपने इस बार बजट में घोषणा करी है, 10 लाख से 25 लाख का क्लेम लेने वाले पिछले फाइनेंशियल ईयर में केवल 2 लोग हैं। तो 92 और 2 आदमी 94 लोगों के लिए जो आपने योजना बनाई है उसको आप ढिंढोरा इतना बड़ा बड़ा पीट रहे हैं कि हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया। नो डाउट कि आज आम आदमी, गरीब आदमी स्वास्थ्य बीमा चाहता है, एक चैन से स्वास्थ्य का अपना इलाज चाहता है। परंतु राजस्थान की स्थिति यह है कि आपने डॉक्टर्स के इतना डंडा किया कि जयपुर के सारे जो बड़े अस्पताल है, वो चाहे फोर्टिस हो, चाहे हमारा जो क्या दुर्लभ जी हो, ये सब चिरंजीवी से बाहर हो गए। और आज होड़ बची है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर कि हम चिरंजीवी का इलाज नहीं करेंगे। आप किसी अस्पताल में जाइए, वहां आप जाके ये कहेंगे कि साहब मैं चिरंजीवी से इलाज लेना चाहता हूं, तो वहां अगर वो चिरंजीवी को एंटरटेन भी कर रहा है तो उसके बाद में उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे वो अछूत है। तो वो चिरंजीवी योजना कहाँ है? आज अस्पताल वाले अभी पिछले दिनों जब हड़ताल करी थी तब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि साहब चिरंजीवी हम करने को तैयार है, पर हमारा 2 साल पुराना पेमेंट है वो बकाया पूरा पूर्ति कर दीजिए। तो आप किस बात की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? ना इलाज किसी को ठीक से मिल रहा है, ना इलाज करने वालों को उससे संतुष्टि मिल रही है। हाँ, संतुष्टि मिल रही है तो केवल और केवल कांग्रेस के घोषणावीर नेताओं को संतुष्टि मिल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चिरंजीवी के अंदर वास्तविकता तो यह है। दशरथ, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री के वो शब्द मुझे अच्छे से ध्यान है, 1998 यानी पहले टर्म में जब वो बने मुख्यमंत्री, तो उस वक्त ये पीड़ा कह सकते हैं उनको कि वहां कहीं ना कहीं हमारी चूक रही, हमने योजनाएं बना दी, जनता है उसका लेकिन फायदा नहीं ले पा रही है। तो ये राहत कैंप जैसे आपने बताया भी कि मुख्यमंत्री की मंशा ये है कि लोग उससे इंट्रोड्यूस हो, एक डेटा बने ताकि कोई भी अधिकारी उससे पूछ सके या मुख्यमंत्री खुद पूछ सके कि भाई आपको इस योजना का फायदा मिला कि नहीं मिला, रैंडमली कभी किसी को फोन करके पूछ ले। देखिए, यही मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1998 में जब ये योजनाएं बनी और उसके बाद जब मैं रैलियों में जाता था, सभाओं में जाता था, तब मैं पूछता था कि आपको कितना इस योजना से लाभ हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में, क्या हॉस्पिटल में देखा, तो लोग वहां पे 50-60 लोग हाथ उठाते थे, बताते नहीं थे, पता नहीं होता था। मैं चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस योजना से जुड़ा हुआ है, नहीं है, उस योजना वो कैंप तक जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, अधिकारी उसको समझाएंगे कि आपका इलाज यहाँ हो सकता है, ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक से जाके आप इस चीज का लाभ ले सकते हैं। तब वो अगर गांव में बैठा आदमी है वो भी उस योजना को उसका लाभ मिलेगा और उसमें जागृति भी आएगी। और ये सरकारों में होता भी है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। सरकार अगर किसी का डेटा अगर उसके पास आता है तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कही कि एक बार बार हॉस्पिटल्स की तरफ से भी ये बयान आते हैं कि साहब हमारा पेमेंट जैसा इन्होंने कहा कि साहब चिरंजीवी के पेमेंट नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2019-20 में कई डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधिमंडल घूमते थे और कांग्रेस नेताओं के पास भी आते थे, मंत्री के पास भी आते थे। भामाशाह जो योजना थी बीजेपी की, उसका पेमेंट भी नहीं हो रहा था 2020 तक। 2019-20 में हुआ है, जो वसुंधरा राज की जो बड़ी स्कीम थी। तो पेमेंट वाला जो मामला है ये बिल्कुल निश्चित तौर पे इस पर सरकार को सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है, क्योंकि मॉनिटरिंग अगर ढंग से, प्रॉपर ढंग से हो तो चिरंजीवी योजना एक बेहतरीन योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
ये जो पेमेंट इश्यूज है ये हर सरकारों में होता है, चाहे वो भामाशाह योजना थी चाहे चिरंजीवी थी, बशर्ते अगर सरकार इसमें मॉनिटरिंग सही ढंग से करे। और मुख्यमंत्री ने जैसा कहा कि अगर प्रॉपर ढंग से अगर ये शिविर चलेंगे राजस्थान में, जो 2700 जो उन्होंने बात की, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा आम आदमी को होगा। और अगर आम आदमी को फायदा होगा, जैसा कि कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी को अगर कैंपों में फायदा होगा तो हमें वोट में फायदा होगा, लेकिन वोट में फायदा कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि वोट के समय अक्सर विकास से जुड़े एजेंडे होते हैं, उस पर से ज्यादा कुछ नई चीजें भी आती है। आप और मैं सब जानते हैं कि वहां पर भी लोगों का झुकाव है वो अलग होता है, लेकिन योजना निश्चित तौर पे अच्छी है। और इन 10 योजना जो सीएम ने गिनाई आज, अगर मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से हो तो निश्चित तौर पे ये राजस्थान के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी जो एक बात है वो निकल करके आ रही है कि योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, सरकार की मंशा भी सही होती है, क्योंकि जनता के बीच आपको हर 5 साल में एक परीक्षा के लिए जाना पड़ता है, वो परीक्षा पास करेंगे तो ही अगली पारी आप खेल पाएंगे। तो इसके लिए बात बिल्कुल सही है कि आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, आपकी नीयत पे कहीं कोई संदेह नहीं है, आप बेहतर काम करना चाहते, कोई भी सरकार हो। लेकिन अगर आप तो जिसके लिए बना रहे हैं अगर उसे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है और बेनिफिट ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा हो, सबसे बड़ी बात पंकज जी और मैं प्रतीक जी आपसे भी कहना चाहूंगा कि राहत कैंपों में हम ये भी देखते हैं कि कोई बड़े बुजुर्ग कुछ लोग आते हैं, उनके लिए कुछ वॉलेंटियर्स की तरह काम के उनके प्रॉपर तरीके, देखिए हर व्यक्ति गांव में पढ़ा लिखा नहीं होता है उस तरह से कि जो स्कीम्स के जरिए वहां पे कंप्यूटर में जाकर के बैठेगा, उसको थोड़ा सा अगर बताया जाएगा, अधिकारी प्रॉपर तरीके से बिहेव करें उनके साथ में। एक टाइम पीरियड है, गर्मी के बारे में अब की बार फोरकास्ट है कि जबरदस्त पड़ेगी, टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो सके। कुछ लोग हैं नरेगा में जाते हैं लेकिन उनका काम प्रभावित नहीं हो, तो ऐसा कोई टाइम सेट रहना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से लोगों को हाँ लगे कि वास्तव में सरकार राहत देना चाहती है, और राहत जिसको देना चाहते हैं उसे महसूस भी होना चाहिए कि मुझे राहत मिल रही है। वोट किसको देगा नहीं देगा ये सब बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि मानवता के नाते वास्तव में अगर जरूरत है जिसे आप राहत देना चाहिए उसे दीजिए, तभी मुझे लगता है कि मकसद पूर्ण हो पाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।